सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो बहुत ही आसान टॉपिक है। आसान इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैथ्स तो बहुत मुश्किल चीज़ है। मुश्किल चीज़ नहीं है, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान लगने लग जाएगा। और इस टॉपिक का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये चर क्या चीज़ होती है? थोड़ा सा अटपटा सा शब्द है, इंग्लिश में हम इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे, यानी अलग अलग हो, जिसकी वैल्यू हमें पता ही ना हो, इसलिए उसे वेरिएबल कहते हैं या चर कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं कि आखिर वो क्या होता है। तो आओ सोचते हैं, एक उदाहरण के सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है, परंतु राजू की आयु हमें ज्ञात नहीं है। हमने ये तो कह दिया कि जो बीनू यानी छोटा है वो राजू से 3 साल छोटा है, लेकिन राजू की आयु क्या है ये तो हमें नहीं पता। तो हम कुछ कंडीशन सोचने लग जाते हैं, जैसे कि जब राजू 12 वर्ष का होगा तो उससे 3 वर्ष छोटा यानी बीनू कितने का होगा? 9 वर्ष का होगा। तो जब राजू 15 वर्ष का होगा तो बीनू 12 वर्ष का होगा, क्योंकि वो उससे 3 वर्ष छोटा है। तो यानी कि हर स्थिति में बीनू ही 3 वर्ष छोटा है। तो अब आपको समझ में आया? तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि राजू की आयु x है, यानी राजू x वर्ष का होगा तो बीनू x घटा 3 वर्ष का होगा। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने x इसलिए लगाया कि हमें उसकी वैल्यू पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि राजू की आयु क्या है, तो हमने मान लिया राजू x है। और बीनू की आयु निकालने के लिए हमेशा उस x में से 3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 साल छोटा है। तो कुछ समझ में आ रहा है ना? जैसे ये इन स्थितियों को आप देखिएगा तो यहाँ पे भी दिखा रखा है कि जैसे राजू 12 का होगा तो बीनू 9 का होगा, क्योंकि 3 वर्ष छोटा है। 15 का होगा तो 12 का। तो राजू की आयु x साल है, x वर्ष है, तो बीनू की आयु बनेगी x घटा 3। अब समझ में आया? याद रहे x एक अचर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर i, p, m, t, y, z आदि को भी अचर राशि ले सकते हैं। यानी हम बार बार कहते हैं भाई x ले लिया, चलो मान लो x, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको x ही लेना है। आप कह दो चलो उसकी आयु m है, आप कह दो चलो उसकी आयु हमने l मान ली, तो कुछ भी मानिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसकी आयु ही नहीं पता तो हम मान लेते हैं। तो आइए एक ही स्थिति के विभिन्न तरीकों पर अब हम चर्चा करते हैं। जैसे कथन 1, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। तो ये एक स्थिति हो सकती है कि सरिता के पास अमीना से 10 कंचे ज़्यादा हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कि अमीना के पास कितने कंचे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि अमीना के पास x कंचे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब सरिता के पास कितने होंगे? x जमा 10, यानी उस जितने भी अमीना के पास होंगे उससे 10 ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में यही लिखा है। तो सरिता के पास हमेशा x प्लस 10 होंगे। यानी मान लेते हैं चलिए कि अगर अमीना के पास 1 कंचा है तो सरिता के पास कितने होंगे? x प्लस 10, यानी 1 जमा 10 11 होंगे। अगर उसके पास 2 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने होंगे? 2 प्लस 10 12 कंचे होंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि इक्वेशन या समीकरण कैसे बनाते हैं। फिर दूसरा कथन है कि सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। तो अब देखिए बात तो वही है कि सरिता के पास 20 कंचे हैं, थोड़ा सा फर्क है, और वो अमीना से 10 ज़्यादा हैं।
तो इस स्थिति में भी क्या आपको पता है कि अमीना के पास कितने कंचे हैं? नहीं जानते ना, तो तब हम फिर ये मान लेते हैं कि अमीना के पास x कंचे हैं और सरिता के पास x प्लस 10 कंचे हैं। ठीक है, तो दोनों कथन आ गए कि सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो कि अमीना से 10 ज़्यादा हैं। तो अमीना के पास x हो गए और सरिता के पास अभी अभी हमने पढ़ा था कि x प्लस 10 हो गए। तो टोटल कंचे कितने हैं? 20 हैं। तो समीकरण पूरा बनेगा x जमा 10 बराबर 20, यानी अमीना जो उसके पास सरिता के पास कंचे हैं वो अमीना से 10 ज़्यादा हैं और कुल कंचे कितने हैं? 20। तो पूरी जो समीकरण बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा x जमा 3 बराबर 20। उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं जो कि अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त भी किया है। तो आओ अब इस समीकरण को हम समझें। तो फिर आगे है कि एक समीकरण की पहचान बराबर अर्थात समता के चिन्ह से होती है। तो जिसमें जब बराबर का निशान भी आ जाता है ना, तो वो पूरा समीकरण बन जाता है। हम चर का प्रयोग रैखिक व्यंजकों के समीकरण चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजकों से समीकरण बनाते हैं और समीकरण में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक को हम बायां पक्ष कहते हैं जो बाएं हाथ की तरफ होता है, एक को दायां पक्ष कहते हैं जो बराबर के निशान के दाईं तरफ होता है, और इंग्लिश में इसे LHS और RHS कहते हैं। तो बराबर के जो बराबर का निशान है उसके लेफ्ट तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दाईं तरफ राइट हैंड साइड। दूसरा फिर है कि समीकरण का हल समीकरण के दो पक्ष तूल के जो तुला होती है उसके पलड़ों की तरह होते हैं, यानी दोनों पक्ष में प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और भाग यानी जमा घटा गुणा भाग संक्रियाएं की जा सकती हैं। दोनों तरफ हम ये चीज़ें कर सकते हैं और यहाँ पर अभी आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको समझेंगे आप, इसको बहुत आसान लगेगा आपको। तो जो ऊपर का जो समीकरण अभी हमने पढ़ा था वो था x जमा 10 बराबर 20। इसमें x क्या हो गया? चर हो गया। चर का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है और वो कुछ भी हो सकती है। फिर दूसरा रैखिक व्यंजक क्या बना? क्योंकि सरिता के पास 10 ज़्यादा कंचे हैं तो उसके लिए रैखिक व्यंजक क्या बना? x जमा 10। और बराबर का जो यहाँ पर साइन है, चिन्ह है, वो समता का निशान है, यानी दोनों पक्ष बराबर तब होंगे जब हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप देखिए, अगर यहाँ x की वैल्यू पता चल जाए तो आप रख के उसको उस जगह पर देखेंगे तो दोनों साइड आप देखेंगे कि दोनों की दोनों फिर वो बराबर होंगी। तो अब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस टाइम पर, यानी हमें कुछ प्रैक्टिस करनी है, कुछ अभ्यास करना है प्रश्नों का। प्रश्न तो बहुत ही आसान है। निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए तथा समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। आपको क्या करना है? रैखिक समीकरण छांटिए एक चर वाला जिसमें एक ही चर आए। चर का मतलब तो समझते हैं ना कि जैसे वो x ही हो, उसके अलावा कोई दूसरा कोई चर वैल्यू या वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखें, जैसे पहला है, पहला देखिए इसमें है x जमा 3 बराबर 5। अब इसमें कोई और भी ऐसा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता? नहीं है। तो इसका मतलब ये एक चर वाला समीकरण हुआ। तो इसके क्रम संख्या पे हमें गोला लगा देना है। फिर दूसरा देखिए 3y जमा 5 बराबर 2। क्या इसमें कोई और चर है आपको नज़र आ रहा है? नहीं, क्योंकि y ही है, y के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर आया 4p बराबर 20। इसमें कोई और आपको नज़र आ रहा है चर? इसमें तो p की वैल्यू निकालनी, यानी एक की वैल्यू ही निकालनी है। जिसमें एक ही की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना? तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर है t/3 बराबर 2, यानी इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है? केवल t की। तो इसका मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। उसके बाद आ जाओ पांचवें पर x जमा 4 बराबर 21। तो इसमें कितने की वैल्यू निकालनी है? केवल एक ही की, एक चर की, x की
वैल्यू निकालनी है। तो ये भी क्या हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण हुआ। फिर आ जाओ छठे पर। अब इसमें देखिए 3y + 2x - 5z बराबर 9। तो आप देखिए इसमें तो एक नहीं बल्कि तीन तीन चर आ रहे हैं। y की वैल्यू भी निकलेगी, x की वैल्यू भी निकलेगी और z की वैल्यू भी निकलेगी। तो इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण तो नहीं हुआ ना, तो यानी इस पे गोला नहीं लगाना। फिर आ जाओ सातवें पर। इसमें पता लगाना है 2x + 4 बराबर x। तो आप देखिए दिखने में तो ये दो लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू हमें x की ही निकालनी है, क्योंकि इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। उसके बाद x जमा y बराबर 3z। तो x की वैल्यू भी नहीं पता, y की वैल्यू भी नहीं पता, z की वैल्यू भी नहीं पता। इसका मतलब ये एक चर वाला तो नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इस तरीके से पहले हमें पहचान करनी है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होते कैसे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर नियमित रूप से धोएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। धन्यवाद।